हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको इंडिया की फ्रीडम के बारे में बताते हैं, कैसे इंडिया फ्रीडम अचीव की। इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं इंडिपेंडेंस का पहला वॉर हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस का जो पहला वॉर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी इत्यादि बहुत सारे वीर जो थे सैनिक, उन्हें अपना बलिदान दे दिया, लेकिन इंडिया आज़ाद नहीं हो पाया। बहुत सारे कारण थे। इनके सेनापति बहादुर शाह जफर जो थे वो एक कमज़ोर नेता साबित हुए। वो युद्धों में मूव नहीं कर सकते थे और हथियार इंडिया के सेनानियों के पास नहीं थे। प्री मैच्योर वॉर था, जिस समय ये चाहते थे जिस दिन युद्ध होना उससे पहले ही युद्ध हो पड़ा, और इससे एक तरह से प्री मैच्योर युद्ध होने की वजह से ये सफल नहीं हो पाया। इस तरह से इंडिया का यह युद्ध सफल नहीं हो पाया। अंग्रेज़ों ने इस वॉर के बाद प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके उसकी जगह सारा का सारा कार्यक्षेत्र ब्रिटिश इंडिया वाले को रानी के अंडर कर दिया गया। अब पूरा इंडिया रानी के अंडर कहलाता था। ब्रिटिश किंगडम ने इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया। प्रेस एक्ट लगा दिया। प्रेस एक्ट का मतलब है कि एक ऐसा कानून जिसमें सारा का सारा प्रेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर दिया गया। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी अखबार कुछ नहीं छाप सकता है। आर्म्स एक्ट लगा दिया गया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति बिना सरकार के परमिशन के हथियार नहीं रख सकता है। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लोगों के साथ आर्मी में उनकी एंट्री को कम कर दिया गया। ये सारे प्रिकॉशन इसलिए रखे गए कि अंग्रेज़ों को डर था कि हमसे पहले मुस्लिम राजा यहाँ थे और अगर हम इन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमसे दोबारा छीन लेंगे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया को पूरा अपने कंट्रोल पे ले लिया। उनकी शक्ति बढ़ गई। कांग्रेस और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन विरोध करते रहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाते। ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे, जिसे आईएएस कहते हैं आजकल, आईसीएस। उन्होंने एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन को 1885 में सेटअप किया। इसका मेन उद्देश्य था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो इंडिया के लोगों की बात को रख सके, ब्रिटिशर्स को इंडिया की बात रख सके। तो बहुत सारे इंडिया के जो लीडर थे उन्होंने अटेंड किया। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ऐसे महान लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर थे। ऐसे बहुत सारे लीडरों ने अटेंड किया। हर साल कांग्रेस के सेशन होने लगे। एक दो सेशन के बाद ही ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत आने लगी। कुछ पुराने कांग्रेस वाले तो इस ब्रिटिशर्स के बारे में उदारवादी रुख रखते थे, लेकिन जो नए थे उन लोगों के अंदर ये था कि ब्रिटिशर्स कभी हमें आज़ाद नहीं करेंगे, हमें आज़ादी खुद ही लेनी पड़ेगी। तो जहाँ ब्रिटिश के सबसे बड़े जो हेड थे इंडिया में, जैसे आपको पता है गवर्नर जनरल, वाइसरॉय वगैरह कहते थे, ये सब लोग नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाफ कोई चीज़ हो। लेकिन उसके बाद वो कहने लगे कि हम कांग्रेस को कुछ नहीं समझते हैं, कांग्रेस हमारी नज़र में कुछ नहीं है। तो कांग्रेस का महत्व नकारने की कोशिश की, लेकिन ये धीरे धीरे एक ताकत बनती जा रही थी। अगले बार फिर सेशन हुआ, सालों साल सेशन होते रहे। तो कांग्रेस के अंदर एक इस तरह की चीज़ होने लगी कि एक कांग्रेस का पार्ट ऐसा हो गया जो मॉडरेट था, उदारवादी था। दूसरा कांग्रेस का पार्ट रेडिकल हो गया, जो सख्ती से विरोध करना चाहता था, जो चाहता था प्रदर्शन हो, धरना दिया जाए, सड़कें जाम करके ब्रिटिशर्स को एक संदेश दिया जाए। इस तरह से कांग्रेस के अंदर दो तरह के धड़े बन गए। धीरे धीरे पूना में स्प्लिट हो गई इनके बीच में। मॉडरेट और एक्सट्रीम जो लोग थे, मॉडरेट लोग अलग हो गए, रेडिकल्स लोग अलग हो गए,
रेडिकल्स के 3 जो नेता थे, खास तौर पे लाल बाल पाल कहलाते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बहुत सारे नए युवा लोग इनको देने लगे, प्रोटेक्शन देने लगे। वो कहने लगे भाई ये जो लोग हैं ये वास्तव में कांग्रेस को ऊंचा करेंगे। 1905 में कांग्रेस के सेशन जब हुए तो उससे पहले एक घटना हो गई। जापान जैसे एक छोटे एशियाई देश ने यूरोप के एक बड़े देश रूस को युद्ध में हरा दिया। एशिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। संसार में चेंजेस हो रहे थे, आपको पता है। 1905 में एक घटना और भी रूस में, जिसमें एक छोटी क्रांति करने की कोशिश की गई, हालांकि वो असफल हो गई, लेकिन जार का प्रभाव रूस में कम होता जा रहा था। इंडिया के क्रांतिकारी, इंडिया के कई सारे लोग विदेश के लोगों के संपर्क में थे। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी से कहा, जो उस समय साउथ अफ्रीका में थे, कि आप इंडिया आइए, इंडिया में आपकी ज़रूरत है। गांधी जी के इंडिया में आने के बाद कांग्रेस के अंदर थोड़ी और ज़्यादा शक्ति संगठित रूप से होने लगी। धीरे धीरे कांग्रेस के सेशन होने लगे। महात्मा गांधी ने पूरा भारत को भ्रमण करके देखा कि किस तरह से इंडिया के लोगों की कंडीशन है। उनको ये लगा अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर से हम हथियारों के बल पे नहीं लड़ सकते हैं। ये गांधी जी के विचार थे। गांधी जी ने धीरे धीरे करके कांग्रेस को और ताकत देनी शुरू करी, क्योंकि अहिंसा भारत के पुरानी धार्मिक रूप से अहिंसा का पालन भारतवर्ष वाले करते थे। तो गांधी जी की बात उनको अच्छी लगी, वो संगठित होने लगे। वो अंग्रेज़ों की मार खा लेते थे, लेकिन अंग्रेज़ों पे अटैक नहीं करते थे। इस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस बड़ा संगठन बनने लगी। जनता कांग्रेस का साथ देने लगी, उद्योगपति कांग्रेस का साथ देने लगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि उद्योगपति कांग्रेस का साथ क्यों दे रहे थे। आपको पता है मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा इंडिया में बिकता था, तो इंडिया के कपड़ा नहीं बिकता था, क्योंकि वो सस्ता होता था। इंडिया के कपड़ा बनाने में समय मेहनत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि जो भी इंडिया का हैंडलूम का कपड़ा था वो महंगा बैठता था, मैनचेस्टर का कपड़ा सस्ता बैठता था। तो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ लोग काफ़ी व्यापार इंडिया में करते, यहाँ से कॉटन ले जाते, मैनचेस्टर में बनाते, फिर इंडिया वालों को ही कई गुना महंगा बेचते। तो इंडिया के उद्योगपतियों को लगने लगा कि अगर हम अपने देश की समृद्धि चाहते हैं तो कांग्रेस को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। तो कांग्रेस का पूरा सपोर्ट कांग्रेस को उद्योगपति लोग देते थे। तो कई बार तो ऐसा हुआ कांग्रेस उद्योगपतियों के सपोर्ट से और उभरती गई, लेकिन जनता से भी, आम जनता भी इनसे जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे करके कांग्रेस बड़ा रूप लेती गई। 1916 में लखनऊ में इन लोगों ने जो आपस में फूट पड़ी थी वो ख़त्म हो गई। मुस्लिम लीग जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी इनके साथ आया। अब क्वेश्चन उठता है मुस्लिम लीग क्या था। देखिए, कांग्रेस एक बड़ा संगठन बन चुका था। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे ये एक बड़ा संगठन बने और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, क्योंकि उनको पता था जहाँ हिंदू मुस्लिम एक हुए तो हमारा तो यहाँ से, इंडिया से जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए ढाका के नवाब और एक मुसलमानों के रिलीजियस लीडर आगा खान, ढाका के नवाब अलग थे, आगा खान साहब अलग थे। आगा खान जो थे, उनकी लंदन में कोठियाँ थी, मुसलमानों पे उनका बड़ा प्रभाव था और रईसी से जीते थे। उनको बुला के शिमला में मीटिंग हुई है और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हालांकि इसके उद्देश्य बड़े अच्छे थे कि हम मुसलमानों को ब्रिटिशर्स के में ज़्यादा सम्मान दिलाएंगे, ज़्यादा उनको ब्रिटिश पॉलिसी जो है मुसलमानों के प्रति कराएंगे। दूसरा, कांग्रेस जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सद्भाव बनाते हुए देश के भले के लिए करेंगे। लेकिन कहानी कुछ और हो गई। मुस्लिम लीग जहां शुरुआत में लगता था राष्ट्रवादी रुख होगा, लेकिन इनके ये लोग राष्ट्रवादी रुख से अलग होते गए। कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग इसलिए ज्वाइन किए कि उनको लगा कि हम मुस्लिम लीग को सही ढर्रे में ले आएंगे। उल्टा वो मुस्लिम लीग के ढर्रे में आ गए और धीरे धीरे करके मुस्लिम लीग एक अलग ही राग लभने लगी। वो कहने लगी कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं और टू नेशन थ्योरी। जिन्ना साहब बार बार यही बकने लगे कि हमारा 2 देश होने चाहिए, एक हिंदू एक मुस्लिम होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग अपने रास्ते पे भटक गई थी। इधर कांग्रेस के सेशन पे सेशन होते गए
उधर वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1914 में। क्वेश्चन उठता है वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कैसे हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। देखिए यूरोप में स्थितियां बड़ी ख़राब हो रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश था, उसके बगल में एक देश सर्बिया था, और आपको पता है टर्की के उस समय जो हेड थे उसे खलीफा कहते थे। मुस्लिम जगत में खलीफा की इज्जत इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग अल्लाह के बाद इज्जत करते थे, तो कहते थे कि भाई खलीफा साहब जो है वास्तव में हमारे राजा हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और ये जायज़ भी था क्योंकि वो मुस्लिमों के हेड, सबसे बड़े हेड कहलाते थे। राजधानी बगदाद में हुआ करती थी उनकी, और टर्की है, इराक है, ये सारा इलाका इनका था। और तो और समझिए यूरोप के भी बहुत सारे देश इन्होंने कब्जे में किए थे। बोस्निया है, हर्ज़गोविना है, ग्रीस है, एक तरह से ये सारे बहुत सारे देश कब्जा करके ये ऑटोमन एम्पायर कहलाती थी। टर्की की राजा की जो एम्पायर थी खलीफा साहब की, ये ऑटोमन एम्पायर कहलाती थी। ये ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो कमज़ोर पड़ती गई। अब आप कहेंगे साहब ये कमज़ोर क्यों पड़ी? क्योंकि राजा जब तक प्रजा का भला चाहता है, राजा जब तक अच्छी तरह से रहता है, अपने गुणों को बनाए रखता है, गलत चीज़ों में नहीं पड़ता है, तो उसकी इज्जत भी होती है, उसकी राज्य भी तगड़ा बना रहता है। लेकिन टर्की के खलीफा के जो आगे के वंशज थे वो उतने ताकतवर नहीं थे जो पहले के लोग हुआ करते थे। वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गए और अपनी रईसी में जीने लगे। जनता का विश्वास कम हो गया उनके ऊपर। तो धीरे धीरे यूरोप के जो देशों पे इन्होंने कब्जा किया था वो धीरे धीरे उनसे चंगुल से हटने की कोशिश करने लगे। उनमें सबसे पहले ग्रीस था। ग्रीस में विद्रोह हो गया। उन्होंने टर्की को हराने के लिए, हटाने के लिए कोशिश की। क्रिश्चियन कंट्री ने इनका साथ दिया क्योंकि वो बेसिकली क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम हो चुका था। आपको आश्चर्य हुआ, इंग्लैंड के बड़े कवि जो थे, बड़े लेखक तक अपने हथियार लेके लड़ने के लिए वहाँ पहुँच गए। कहाँ? ग्रीस में। खैर ग्रीस जब आज़ादी के कगार में पहुँच गया तो उनको बुलाया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के शहर में जाके मीटिंग हुई और ग्रीस आज़ाद हो गया। ऐसे ही बोस्निया, हर्ज़गोविना वगैरह देश भी छटपटा रहे थे आज़ाद होने के लिए। बोस्निया पे नज़र और देशों की भी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था बोस्निया पे कब्जा करना, सर्बिया चाहता था कब्जा करना। एक दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक करके कब्जा कर लिया बोस्निया पे, और वहाँ अपनी शान दिखाने के लिए ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे, जो अगले राजा होने वाले थे, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड साहब जो थे, अपनी खुली कार पे घूम रहे थे वाइफ के साथ। सर्बिया के एक आदमी ने चिढ़कर उन पे गोली मार दी और वो वहीं मर गए। उस आदमी को पकड़ लिया गया। इल्ज़ाम लगा भैया सर्बिया ने अटैक करवाया है। सर्बिया ने कहा नहीं भैया, हमारा कोई हाथ नहीं है, अटैक हमने नहीं कराया, वो तो किसी आदमी ने आपकी राजधानी में, आपके कानून व्यवस्था के अंदर मार दिया, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 28 जून 1914 की ये घटना पूरे यूरोप में भूचाल ले आई। ऑस्ट्रिया हंगरी इल्ज़ाम लगाता रहा सर्बिया के, आप कबूल करो कि आपने मारा है हमारे प्रिंस को। वो इनकार करते रहे। ठीक एक महीने के बाद 28 जुलाई को 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक कर दिया सर्बिया पर। सर्बिया का साथ देने के लिए इंग्लैंड आ गए, फ्रांस आ गया, इंग्लैंड आ गया, रूस आ गया। रूस को वैसे इस युद्ध में आना नहीं चाहिए था क्योंकि रूस का कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन रूस भी आ गया क्योंकि जार साहब चाहते थे थोड़ा बहुत भैया हमें भी लूट में माल मिल जाएगा। जार की निगाह दो जगह पे थी, एक तो स्टेट ऑफ डार्डेनल्स पे थी और एक कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के शहर पे। तो जार ने युद्ध में खामखा झोंक दिया रूस को, और रूस के लाखों सैनिक मारे गए क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रूस के सैनिक कर रहे थे। ऐसे सैनिक थे जिनके पास हथियार थे, गोलियां नहीं थी। ऐसे सैनिक थे जो किसान थे और सैनिकों के रूप में भेज दिए गए मरने के लिए, क्योंकि जार के अंदर दूरदर्शिता तो बिल्कुल थी ही नहीं। उन्होंने बिना तैयार वाली सेना को भेज दिया लड़ने के लिए, और रोज़ लाशों पे लाशें आती गई। लेकिन जार के मन में ये नहीं आया कि चलो भैया हम युद्ध बंद कर दें। युद्ध चलता ही रहा, रूस के सैनिक मरते गए। इधर इंडिया में भी युद्ध का ब्रिटेन वालों ने बहुत चालाकी से इंडिया वालों से कहा कि आप जो है इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए। तो कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि भाई, ये कांग्रेस के लीडरों का बड़ा उदार रुख था अंग्रेज़ों के प्रति, वो अंग्रेज़ों की चालाकी नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडियन से तुम जाओ युद्ध में साथ दो, अगर आप इनका युद्ध में साथ दोगे तो इनके मन में हमारे प्रति आज़ादी की भावना आएगी और ये हमें आज़ाद कर देंगे। हालांकि अंग्रेज़ों ने कोई रिटर्न प्रॉमिस नहीं किया था, खाली बोला था हम कोशिश करेंगे। इंडिया के भी हज़ारों सैनिक, लाखों सैनिक पहुंच गए युद्ध में, यूरोप में लड़ने के लिए, मरे, बहुत सारे लोग मरे।
लेकिन अंग्रेज़ लोग इनको आगे कर देते, हम ना पीछे रहते, मरने के लिए हिंदुस्तानी, मज़े करने के लिए अंग्रेज। तो इस तरह से इंडिया के बहुत सारे सैनिक मारे गए युद्ध में। युद्ध ख़त्म हुआ 1914 के बाद 15, 16, 17, 1918 तक युद्ध चला। उधर अमेरिका ने भी युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारा पैसा लगा था युद्ध में। इंग्लैंड फ्रांस में को बहुत पैसा दे रखा था। अगर इंग्लैंड फ्रांस हार जाते तो अमेरिका का पैसा डूब जाता। तो व्यापारी अमेरिका जो था वो इनके साथ आ गया। उसने कहा भाई ठीक है, हम भी युद्ध में शामिल होते हैं। अमेरिका के आते ही थोड़ा पलटा युद्ध। और जहां ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ किसने दिया? ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया टर्की ने, ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया इटली ने, जो बाद में पलट गया और दूसरे इंग्लैंड फ्रांस के साथ हो गया। इस तरह से युद्ध चलता रहा। ये युद्ध में ट्रेंच वॉर बहुत होता रहा। युद्ध में सैनिक खाइयों में घुस जाते, ऊपर निकलते, मारते, और लंबा युद्ध चला, काफ़ी लंबा युद्ध चला। और इस युद्ध के बाद जो है सिनेरियो यूरोप का बदल गया। यूरोप जो था बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ। खैर 1918 के आते आते जब युद्ध ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही रूस ने कहा भैया हम युद्ध से हट रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जार साहब जो युद्ध के शौकीन थे वो युद्ध से क्यों हट गए? क्योंकि रूस की क्रांति हो गई। रूस में क्रांति क्यों हुई? रूस में जार के अत्याचार से लोग परेशान थे। फरवरी रशियन कैलेंडर के हिसाब से जब फरवरी चलता था 1918 में, उस समय रूस में क्रांति भी, जिसे हम फरवरी रिवॉल्यूशन कहते हैं। हालांकि मार्च चल रहा था, रशियन कैलेंडर थोड़ा पीछे चलता है। तो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो है, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके दो हिस्से थे बेसिकली, या आप कहिए रसा में जो मेन पार्टी थी उसमें मेंशेविक और बोल्शेविक दो हिस्से थे। मेंशेविक लोग कम संख्या में थे और बोल्शेविक लोग ज़्यादा संख्या में थे। तो मेंशेविक के जो नेता थे केरेनेस्की, वो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद पावर में आ गए। जार को हटा दिया गया, जार को कैद कर लिया गया, बाद में जार को समाप्त कर दिया गया। और केरेनेस्की जो चाहते थे कि युद्ध में जीतने के बाद हम शांति के रखें, लेकिन युद्ध तो चल रहा था, वो युद्ध से रूस को नहीं हटा पाए। अब क्वेश्चन उठता है कि रशियन लोगों की क्या क्या डिमांड्स थी। देखिए, एक तो रशियन लोग चाहते थे कि हमें जो है जो किसानों को ज़मीन मिले, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते थे कि लेबर्स का इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन हो। नंबर 3, रशियन लोग चाहते थे कि नॉन रशियन और रशियन के बीच में समानता हो, क्योंकि जार जो था नॉन रशियन बोले तो वो लोग जो बहुत सारे आसपास के राज्य जीते थे वो नॉन रशियन कहलाते थे। उनके साथ वो रूसी भाषा ज़बरदस्ती सीखनी पड़ती थी, उनको ज़बरदस्ती रशियन कल्चर अपनाना पड़ता था, तो वो लोग खुश नहीं थे। तो उनकी ये डिमांड थी कि भैया हमारे साथ बराबरी का सलूक हो जाए और हमें हमारी चीज़ अपनाने को किया जाए, रशियन का लादा ना जाए हमारे ऊपर। लेकिन उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं कर पाए केरेनेस्की। एक और डिमांड थी कि युद्ध बंद हो, युद्ध भी बंद नहीं करा पाए। केरेनेस्की फरवरी से लेकर अक्टूबर के महीने तक कुछ नहीं करा पाए। तो अक्टूबर में जो बोल्शेविक लोग होते हैं, उन्होंने केरेनेस्की को जबरन हटा दिया। महल पर आक्रमण हुआ, उनकी कुर्सियां वगैरह सब तोड़ ताड़ के केरेनेस्की को हटा के एक नई सरकार बना दी गई। और आपने सुना होगा लेनिन जी का नाम, व्लादिमीर इलियाविच उलियानोव लेनिन, थोड़ा लंबा नाम है, हम प्यार से लेनिन कहेंगे। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे, उनको उनके साथियों ने रूस से भगा दिया था। रूस से भगा के उनको भेज दिया था स्विट्ज़रलैंड, ताकि जार इनको मार न दे। जैसे ही फरवरी रिवॉल्यूशन हुई तो उसके बाद लेनिन को बुला लिया गया स्विट्ज़रलैंड से। लेनिन के आते ही रूस में सब कुछ बदल गया। लेनिन बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ थे उसको रशियन तरीके से लगाया। उनको लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हो गई एक तरह से, क्योंकि लेनिन की विचारधारा बहुत ही समझदारी भरी थी। और उन्होंने सबसे पहले सत्ता में परिवर्तन शुरू किए। लेनिन के आते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि युद्ध रोक दिया। उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी करी। जर्मनी उनका दुश्मन था, लेकिन उसके साथ ट्रीटी करी, भाई तुम ज़मीन थोड़ी बहुत ले लो, तुम पैसा थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन युद्ध से हमें हटने दो। और युद्ध से रूस हट गया। रूस का हटना अच्छा नहीं लगा उनके पुरानी दोस्तों को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, जो जार के दोस्त थे। लेकिन जार साहब तो हट चुके थे अब, है ना। जार को समाप्त कर दिया गया, उसके साथी जो थे उनको हटा दिया गया। और रूस में ऐसा गजब परिवर्तन आया, सारा खेती, सारी ज़मीन, सारे मकान सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिए।
कम्युनिटी फार्मिंग हो गया। कम्युनिटी फार्मिंग का मतलब सब लोग खेती करेंगे, जो उसका फ़ायदा होगा वो सब पे बटेगा। इस तरह से जो बड़े बड़े किसानों के थे, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उनका मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। सरकार बहुत सख्त हो गई। लेनिन साहब ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। उसके बाद जो नए लीडर आए उनमें आपस में संघर्ष हुआ, लेकिन स्टालिन नाम के जोसेफ स्टालिन ने रूस में पावर कैप्चर कर ली और बहुत साल तक स्टालिन रूस के हेड रहे। स्टालिन के अंदर रूस तरक्की तो करता गया, लेकिन स्टालिन थोड़े से तानाशाह थे और रूस तरक्की पे तरक्की करता ही गया। वहाँ कम्युनिस्ट आइडियाज़ फ्लरिश करते गए, बढ़ते गए। अच्छा, ये तो था रूस की बात। अब आप कहेंगे साहब इंडिया में क्या चल रहा था? इंडिया में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद गांधी जी बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि इंग्लैंड वाले कहेंगे आइए साहब, गांधी जी आइए, और हमने इंडिया को आज़ाद कर दिया, अब आप इंडिया का संभालिए। लेकिन कहानी पलट गई। गांधी जी जो नए वाइसरॉय के पास पहुँचे, गवर्नर जनरल वाइसरॉय एक ही चीज़ है, तो उनके पास जब पहुँचे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि वो नहीं थे। और गांधी जी जो थे बड़े व्यथित हुए। इसी बीच अंग्रेज़ों ने इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया एक्ट लगा दिया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि एक ऐसा कानून जिसमें बिना किसी सुनवाई के 2 साल के लिए किसी को जेल में सरकार डाल सकती थी। विदाउट एनी ट्रायल अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर 2 years। ये रॉलेट एक्ट था। इंडियंस ने रॉलेट एक्ट का बिल्कुल स्वागत नहीं किया, विरोध किया। उन्होंने कहा यार ऐसे तो बिना किसी मुकदमे के ये 2 साल के लिए डाल देंगे, 2 साल में तो ये लोग जेल में बहुत सताएंगे। इसका विरोध किया गया, लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और एक तरह से सरकार ऐसे कदम उठा रही थी जिससे देश की कमर टूट रही थी। इसके बाद सख्ती का दौर शुरू हो गया। इसके बाद सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि हर जगह परेशानी। इंडिया एक्ट को देखने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया, जिसमें सारे अंग्रेज़ लोग थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इंडियन लोगों ने विरोध किया, काली झंडे दिखाई, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। लेकिन साइमन साहब तो अंग्रेज़ों के कमीशन के हेड थे। इनकी कोई बात इंडियंस लोगों ने पसंद नहीं की। जहाँ गए काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में भी विरोध हुआ। लाला लाजपत राय जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय को जानबूझ के लट्ठियों से पीटा गया, बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया। उनके सर में चोट आई और लाला लाजपत राय शहीद हो गए। उनके इस तरह से मरने से इंडिया के लोग बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि इंटेंशनली मारा गया था सर पे। बहुत सारे लीडर घायल हो गए। इस तरह से देश में अव्यवस्था फैल गई। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया, सैंडर्स को गोली मार के। लेकिन अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क पड़ना था नहीं। धीरे धीरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ विरोध होता गया। अमृतसर में आपको पता है, अमृतसर में बैसाखी का पवित्र दिन था। वहाँ पर 1-2 दिन पहले 2 कांग्रेस के बड़े लीडर गायब हो गए। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैयदुद्दीन किचलू जो थे वो गायब हो गए। लोगों ने उसके बारे में जानकारी चाही तो ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। तो उनका साथ देने के लिए बैसाखी के पवित्र दिन पे जलियांवाला में मीटिंग हुई और उन भोले भाले लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है। जनरल डायर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे उसमें, कहाँ के, पंजाब के। तो उन्होंने कह दिया कि आई विल टीच द मॉरल लेसन टू इंडियन। मैं इन इंडिया के लोगों को एक मॉरल लेसन सिखाऊंगा। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स से कि इनको मार दो, गोली मार दो, मशीन गन चलाओ। उन्होंने कहा साहब छोटी गली है, टैंक फैंक मशीन गन है, वहाँ घुसेगी नहीं। अरे कोई बात नहीं, राइफल लेने के आओ। और वहाँ जाके एक छोटे सा गेट वाले पार्क में, उस पार्क में जिसका एक ही एंट्रेंस था, पूरी सेना लग गई और सेना ने अंधाधुंध गोली मार के 1000 से ज़्यादा इंडियंस को मार दिया। उनमें बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सभी लोग थे। कुछ बेचारे जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, तो कुएं में कहाँ बचते। उसमें बचे सिर्फ वो लोग जो लाशों के नीचे छिप गए थे और कमर से ऊपर गोली मारी गई लोगों को। ये बहुत बड़ा कायराना कदम था ब्रिटिश सरकार का और इसका विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना पदवी वापस कर दी, गांधी जी ने अपना पदवी वापस कर दी, जो ब्रिटिश सरकार ने सम्मान के रूप में इनको दी थी। खैर, जलियांवाला बाग एक दिखाने के लिए काफ़ी था कि अंग्रेज इंडियंस को क्या समझते थे और वो इंडिया को दमन करने के लिए किसी हद तक जा सकते थे। अब अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडिया में एक माहौल बनने लगा।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हॉल के खाली जगह पे बम फेंका ताकि अंग्रेज सरकार जो बहरी है इनके कानों में आवाज़ जाए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने खुद को अरेस्ट करवाया, कहा कि मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं कि आपको मारने, क्योंकि इस बम में वो चीज़ है ही नहीं जिससे लोग